बुलेटिन का आगाज़ करेंगे बड़ी खबर से। हुकूमत ने वतन अजीज़ की पहली कौमी सलामती पॉलिसी जारी कर दी है। पॉलिसी में वाज़े तौर पर कहा गया है कि जंग मुसल्लत की गई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मादरे वतन का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। हाइब्रिड वॉरफेयर को कौमी सलामती पॉलिसी का हिस्सा बनाया गया है। मसला कश्मीर का हल तरजीह करार दिया गया है। सिक्योरिटी पॉलिसी में मईशत, गुड गवर्नेंस, सियासी इस्तेहकाम समेत दीगर निकात को मरकजी हैसियत दी गई है। हमसाया ममालिक से तिजारत भी पॉलिसी का बुनियादी नुक्ता है। पॉलिसी के अहम निकात का अहवाल उस्मान खान की रिपोर्ट में जानिए। मुल्क की पहली कौमी सलामती पॉलिसी मुल्क की सालमियत की जामिन भी बन गई। मादरे वतन का हर कीमत पर दिफा नागुज़ीर और अव्वलिन फरीजा, जबकि जोहरी सलाहियत को इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए कलीदी अहमियत का हामिल करार दिया गया। असलहे की दौड़ के बगैर कम से कम जोहरी सलाहियत बरकरार रखने, रिवायती इस्तेदाद कार बढ़ाकर मुसल्लह अफवाज को मजबूत तर करने और हाइब्रिड वॉरफेयर की मुकम्मल तैयारी के असूल वज़ा। दुश्मनों पर वाजे भी कर दिया गया कि जंग मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी से मुंह तोड़ जवाब देगा। मुल्क की सरहदी खसूसन लाइन ऑफ कंट्रोल, वर्किंग बाउंड्री पर कड़ी नजर रखी जाएगी। प्रोपेगेंडा के महाज पर भी दुश्मन के दांत खट्टे करने का अज़्म, गलत या जाली इतलात फैलाने के ऑपरेशंस का डट कर मुकाबला किया जाएगा। पाकिस्तान की सलामती के अहम जुज़्व मसला कश्मीर का हल भी पॉलिसी की तरजीहात में शामिल। खत्ते में अमन, राब्ता कारी और हमसाया ममालिक के साथ तिजारत पॉलिसी का बुनियादी नुक्ता है। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है। मुल्की सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत की गई है। वज़ीर आज़म और सिपहसालार ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी गौर किया है। मुलाकात में DG ISI भी मौजूद थे। कौमी सलामती पॉलिसी के इजरा की तकरीब में शिरकत के मौके पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मिलिट्री सिक्योरिटी कौमी सलामती का सिर्फ एक पहलू है। उन्होंने कौमी सलामती के तमाम पहलुओं पर मुश्तमिल जामे पॉलिसी की तश्कील को ज़बरदस्त इक़दाम करार दिया। आर्मी चीफ ने कहा है कि यह दस्तावेज़ कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में मददगार साबित होगी। मईशत मजबूत नहीं तो मुल्क महफूज नहीं। वज़ीर आज़म ने मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी यकीनी बनाने का फॉर्मूला बता दिया। तकरीब से खिताब में बोले, IMF की शराइत मानने पर कहीं न कहीं सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। आलमी बैंक से कर्ज लेना हमारी मजबूरी है। उन्होंने अफवाज पाकिस्तान को भी खिराज तहसीन पेश किया। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। मुल्क भर में कोरोना पंजे गाड़ने लगा। कराची में ओमिक्रॉन जंगल की आग की तरह फैलने लगा। पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। मोहलिक वबा के आगाज से अब तक की बुलंद तरीन शरह रिकॉर्ड की गई है। मस्बत केसेस की शरह 29% तक पहुँच गई। लाहौर में शरह 9.63%, रावलपिंडी और पेशावर में शरह 4% से ज़ायद रही। कोरोना केसेस की रफ्तार रोकने के लिए अभी से इक़दामात ना किए गए तो अस्पतालों पर बोझ बढ़ सकता है। साबिक़ मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने खबरदार कर दिया। समा से गुफ्तगू में स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ भी दे दी। 20% से ज़्यादा पॉजिटिविटी जो आ रही है कराची में, ये यकीनन बुलंद तरीन पॉजिटिविटी है। अस्पतालों के ऊपर अब बोझ बढ़ना शुरू हो गया है। तो गवर्नमेंट को दो चीज़ें करने की ज़रूरत है। एक तो सूरत हाल को बहुत बारीकी से इसका तज्जिया करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा पे इन्हिसार करना चाहिए, और दूसरे ये है कि अपने हॉस्पिटल्स की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाना चाहिए, ताकि अगर खुदा ना खास्ता बहुत ज़्यादा केसेस आने शुरू हो जाएं तो हमारा हेल्थ सिस्टम इसके लिए तैयार हो। उन इलाकों में जहाँ पॉजिटिविटी रेशो बहुत ज़्यादा आ रही है तो वहाँ पे शायद हमें स्मार्ट लॉकडाउन्स के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। और कराची वालों, आपने घबराना भी है और घबराना नहीं भी है। खतरनाक खबर यह है कि कल कराची में कोरोना के रिकॉर्ड केसेस रिपोर्ट हुए। ऐसा कहना है वजीर आला सिंध का, मगर घबराना इसलिए नहीं क्योंकि मुराद अली शाह लॉकडाउन का फैसला करने नहीं जा रहे। उन्होंने कहा केसेस तारीखी सतह पर ऊपर गए मगर अस्पतालों में मरीज ज्यादा नहीं। मुराद अली शाह ने माजी में लॉकडाउन के फैसलों पर एतराजात उठने का जिक्र भी किया। लॉकडाउन होगा, लॉकडाउन 100% लॉकडाउन बिल्कुल। घबराइए नहीं, ये सब पुरानी बातें हैं, माजी का हिस्सा हैं। मतलब ये कि मुराद अली शाह की मुराद अब लॉकडाउन नहीं। ये पूरे पाकिस्तान में ऑब्वियसली होगा और हम NCOC के साथ मिलके
इस पे डिसाइड करेंगे जो भी करना है। हाँ, घबराने की बात ये जरूर है कि 13 जनवरी को कराची में कोरोना के रिकॉर्ड केसेस रिपोर्ट हुए। इन्फेक्शंस हो रही हैं, इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं। मेरा ख्याल है कल कराची की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी आई है। माजी में इससे कम शरह पर भी मुराद अली शाह के जज्बात कुछ ऐसे होते थे। रिक्वेस्ट करूंगा जाने बचाने के लिए प्रॉपर इकदाम लें। ये सबको पता है कि खोलने की वजह से दोबारा स्पाइक आएगी। आज 5% है, कल 6 हो सकता है। आगे जाते हुए हमें और सख्त एहतियात करना होगा। ये तशवीश की चीज है जिसपे हमने आंखें नहीं बंद कर देनी कि सब ठीक है। मगर लगता है अब वजीर आला सिंध एतराज उठाने वालों को खातिर में लाने लगे हैं। पाबंदी हम लगाते हैं तो उसकी लिए भी फिर काफी लोगों को एतराज होते हैं। या शायद पाबंदियां या लॉकडाउन ना लगाने की वजह ये है हमारी हॉस्पिटलाइजेशंस नहीं बढ़ रही हैं, हमारे पास जो क्रिटिकल केयर में पेशेंट्स हैं वो नहीं बढ़ रहे हैं। अब देखना तो ये होगा कि 2 साल कोरोना से लड़ने के बाद हमारी हुकूमतें कोई स्मार्ट तरीक़ाकार इख्तियार कर पाएंगी या अचानक शटर गिराने के अहकामात आएंगे। कराची में कोरोना तेज़ी से फैल रहा है। शहरी तेज़ी से बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन शहरी फिर भी ना तो मास्क लगा रहे हैं और ना ही समाजी फासलों का कुछ ख्याल रख रहे हैं। समग्र नुमाइंदा खुसूसी रेहान अहमद इस वक्त कराची बंस रोड पर मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के मसरूफ़ तरीन इलाके बंस रोड के ऊपर। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि लोग जो हैं बड़ी तादाद में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कोरोना SOPs को बिल्कुल पसे पुश डाल दिया है। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि कराची में कोरोना की जो मुतासर अफराद की जो हाईएस्ट जो एक शरह है वो नोट की गई है। आपने मास्क नहीं लगाया, क्यों? भाई हमारे दिल का मरीज हमारे से बर्दाश्त नहीं होता, हमारी सांस फूलती है, दम से घुटता है, इसलिए नहीं लगाते। आप बताइए, आपने क्यों नहीं लगाया? इनका तो दिल का मसला है, आपका क्या मसला है? सांस दम घुटता है मेरा। मास्क तो मेरे जेब में ही है, अभी डाल लेते। तो आप लगाते क्यों नहीं है? लगा लेंगे, अभी लगा लेते यार। अच्छा, मास्क आपने नहीं लगाया? चलो गाड़ी में रखा हुआ है। लोगों को ऐसा लगता है कि इस बात का एहसास भी नहीं है कि ये कितना संगीन मसला है, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो भी इससे तेज़ी से मुतासिर हो रहे हैं। उन्हें भी इस बात का खदशा है, उन्हें भी इस बात का डर है कि कहीं ये चीज़ उनके लिए नुकसानदेह साबित ना हो। जी तो आवाम एहतियात करें, मास्क लाजमी पहने। NCOC ने अपील कर दी। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं 12 साल से ऊपर 50% आबादी की वैक्सीनेशन का हदफ हासिल कर लिया है, लेकिन अभी काम ख़त्म नहीं हुआ। कोविड के नंबर्स बढ़ रहे हैं आपके सामने और बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और दुनिया भर में आपने जो देखा पैटर्न वो भी हम यहाँ यही पाकिस्तान में देख रहे हैं कि जहाँ पीक किस तरह जाना शुरू होती थी, यहाँ इस वक्त ये जो केसेस की जो तेज़ी है वो इस अंदाज से है कि बिल्कुल वो जो रेट है वो वर्टिकल चल रहा है। इसका मतलब है कि हर रोज़ एक बड़ा वाज़े इजाफा हो रहा है केसेस में। आज 50% से ज़्यादा जो 12 साल से उम्र के ज़्यादा के बच्चों की पॉपुलेशन, 12 साल से ज़्यादा उम्र की पॉपुलेशन है सारे, आज उनके 50% से ज़्यादा जो हैं वो फुली वैक्सीनेटेड हैं। ये भी एक अहम माइलस्टोन है। लेकिन ये संग मील, ये माइलस्टोन गुजरते रहेंगे, हमने अभी आगे जाना है। बहुत एहतियात तो करें, लेकिन इस सब के साथ साथ नज़ला ज़ुकाम को हरगिज़ हल्का ना लें। पंजाब के कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के चेयरमैन प्रोफेसर महमूद शौकत कहते हैं अब नज़ला ज़ुकाम को मौसमी न समझा जाए, ये कोरोना की किस्म ओमिक्रॉन है। वो समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से गुफ्तगू कर रहे थे। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद एज यूजुअल अभी भी टॉप ऑफ द लिस्ट है पंजाब में। अब मेजॉरिटी केसेस हमारे ओमाइक्रॉन के ही आ रहे हैं। इस वक्त जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि किसी को भी फ्लू की किस्म की कोई बीमारी का एहसास हो तो वो उसको कॉमन फ्लू समझने की बजाय ज़्यादा बेहतर है कि वो ओमाइक्रॉन कोविड ही समझे। यहाँ पर मेन अलामत है ड्राई कफ, यानी कि आपको खांसी आती है लेकिन ना बलगम है और ना आपके फेफड़े उतने मुतासर होते हैं, सो आपको सांस की तकलीफ नहीं होती। उसी तरह बुखार और बॉडी एक्स एंड हेड एक्स तो दोनों में कॉमन है। ये तकरीबन 4 गुना पुराने वायरसेस की निस्बत तेज़ी से फैलता है। री इन्फेक्शंस खासी रिपोर्ट हो रही हैं, बाज़ारों में भी वैसे ही रश है, शादियां भी हो रही हैं, फंक्शंस भी हो रहे हैं। तो ये तेज़ी से फैलने की एक वजह ये है कि लोग अभी एहतियात नहीं कर रहे और हल्की सी बीमारी को बड़ा कैजुअल लेते हैं। जैसे मैंने बताया, कोई शख्स एक दफ़ा कोविड से मुतासर होने के बाद या वैक्सीनेशन के बाद मुकम्मल तौर पर इससे मुबर्रा नहीं है।
बात करते हैं साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो की तहकीकात के हवाले से, जिसके लिए कमीशन तश्कील देने का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो का फॉरेंसिक कराने के लिए अटॉर्नी जनरल से मुआवनत तलब कर ली। दरख्वास्त गुजार को ऑडियो की कॉपी अटॉर्नी जनरल को फराहम करने की हिदायत कर दी। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो का फॉरेंसिक कराने की पेशकश कर दी। क्या किसी फर्म से खुद फॉरेंसिक करवा सकते हैं? अदालत ने अटॉर्नी जनरल से 28 जनवरी तक मुआवनत मांग ली। दरख्वास्त गुजार को पाकिस्तान बार कौंसिल से मुशावरत करके किसी फर्म का नाम देने की हिदायत भी कर दी। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को अटॉर्नी जनरल को ऑडियो फराहम करने का हुक्म भी दिया। साकिब निसार की ऑडियो तकारीर से जोड़कर बनाए जाने की समा की रिपोर्ट का सवाल हुआ तो दरख्वास्त गुजार वकील ने कुछ यूँ जवाब दिया। वो रिपोर्ट भी मैंने देखी थी। इस कॉन्वर्सेशन की शुरुआत है और इस कॉन्वर्सेशन की जो एंड है वो बज़ाहिर उनकी तकारीर से मिलती जुलती है। साफ शफाफ आप इंक्वायरी करवाएंगे तो ये सामने हो जाएंगी कि आया ये फेक है या ये जेन्युइन है। दरख्वास्त गुजार वकील ने फैक्ट फोकस की खबर का मतन और फॉरेंसिक रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि इस फॉरेंसिक रिपोर्ट पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा कि ये किस ऑडियो की बात हो रही है। कोई मुसद्दिका चीज सामने आएगी तो ही कार्रवाई हो सकती है। दरख्वास्त गुजार ने माजी के वाकयात की बात छेड़ी तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सलाहुद्दीन साहब तारीख वाकई तल्ख है। माजी में जिनसे मुतल्लिक बातें सामने आई उन्होंने कबूल भी की। यहाँ आप किसी और अदालत के सामने नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने हैं। सारा सवाल 15 जुलाई 2018 से अगस्त 2018 तक है। इस दौरान का कोई एक आर्डर ही बता दें जिस पर शक हो। समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। वफाकी काबीना के फैसले की रोशनी में पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स के जायजे के लिए 9 रुकनी स्पेशल मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। बोर्ड नवाज शरीफ की वापसी के मामले पर राय लेगा। सीनियर प्रोफेसर्स पर मुश्तमिल स्पेशल मेडिकल बोर्ड 5 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। चारों शरीफ पाकिस्तान की सियासत से माइनस है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, ये चाहते हैं जो हाथ इमरान खान के सर पर है वो इनके सर पर भी आ जाए। वो हाथ इनकी गर्दन पर तो आ सकता है, सर पर नहीं आएगा। चारों शरीफ माइनस है पाकिस्तान की सियासत। ये चाहते हैं कि जो सर इमरान खान के हाथ पर रखा गया वो इनके हाथ पे रखा जाए। वो हाथ इनकी गर्दन पे तो आएगा, इनके सर पे नहीं आएगा। और ये है सियासत। कल जो कुछ अपोजिशन के साथ हुआ उनको अक्ल के नाखन लेने चाहिए। ये अपोजिशन तो अंधी वेल मछलियां, ये अंधे ख्वाब देख रही है। दो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। बाबा एक ही करो ताकि पूरा टोकरा आप पे रख दिया जाए। ये मुलाकातें, बातें और आते चलती रहती हैं। बेशक एहतसाब हम नहीं कर सके, बेशक एहतसाब का अमल कमजोर रहा। लोग इन चोरों को जेलों में देखना चाहते हैं। तो जो करप्शन के केसेस हैं इन पे ये फैसला होंगे इंशाअल्लाह ताला। और नवाज शरीफ साहब आना चाहते हैं आए, नहीं आना चाहते ना आए, ना आए, ना आए। मुझे पता है कि वो किसी ऐसे इंतजार में है, लेकिन मैं नवाज शरीफ की सियासत नहीं देखा। इमरान खान की हुकूमत 5 साल टिका के लगाए। आज भी मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा, जी आटा महंगा हो रहा है, इसका नोटिस लो। 3-4 महीने के अंदर महंगाई का मक्कू ठोक देंगे। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं, इन हाउस तब्दीली लाने वाले पहले अपने घोड़े का फैसला कर लें। शहबाज शरीफ के कारनामे उनका दौरे इख्तिदार खत्म होने के बाद सामने आए। शहबाज शरीफ के इख्तिदार में सबसे बड़ी रुकावट उनका भाई है। हाउस ऑफ शरीफ है उसके अंदर इन हाउस तब्दीली देख रहा हूँ, क्योंकि हर हफ्ते तो वहाँ तो घोड़ा चेंज हो जाता है। जिन लोगों ने इन हाउस चेंज लानी है वो सबसे पहले तो अपना घोड़े का फैसला कर लें। शहबाज शरीफ साहब के जो कारनामे हैं वो उनकी चीफ मिनिस्ट्री से उतरने के बाद ही कौम के सामने आए हैं। आप चीफ मिनिस्टर थे तो बैंकर्स भी आपसे सवाल नहीं कर सकते कि ये पैसा कहाँ आ रहा है, इसका सोर्स क्या है, इसका डेस्टिनेशन क्या है। आप मनी लॉन्ड्रर हैं, ये बात है। शहबाज शरीफ की तो इक़्तिदार के हसूल के अंदर सबसे बड़ी रुकावट उसका अपना ही भाई नवाज शरीफ है। सलमान शहबाज शरीफ का स्टेटस बरतानिया में क्या है? हमारी इतला ये भी है कि सलमान शहबाज शायद वहाँ पे सिटीजनशिप या रेजिडेंसी ले चुके हैं इन्वेस्टमेंट की बुनियाद के। बिलावल तो एक नॉन सीरियस कैरेक्टर है, वो तो बेचारे सिंध से कराची नहीं जा सकते, तो उनको इस्लामाबाद के आना। मुल्क की मईशत की चाबी आलमी मालियाती इदारे के सुपुर्द की जा रही है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी तब्दीली सरकार पर बरस पड़े। कहा ये बिल रिवर्स किए जाएंगे। दावा किया हुकूमती अराकीन बिल पर वोट के लिए तैयार नहीं थे।
टेलीफोन्स की मदद से अददी बरतरी हासिल की गई। हम अपनी मईशत की चाबी IMF और दीगर अदारों के हवाले कर रहे हैं। IMF भी ये बात सुन ले कि ये बिल रिवर्स किए जाएंगे। खास तौर पे स्टेट बैंक का बिल जो है ये पाकिस्तान के हक में नहीं है। ये IMF के हक में हो सकता है, पाकिस्तान के हक में नहीं। बिल को बगैर किसी बहस किए, बगैर किसी वोट हुए उसको पास कराया गया। हुकूमत का हर वजीर निजी महफिलों में यही कहता है कि हम मजबूर हैं IMF के हाथों। अगर आप मजबूर हैं तो बात तो होने दें, अपोजिशन को बात तो करने दें। अददी बर्तरी तो टेलीफोनों ने पूरी कर दी, बहस तो हो सकती थी। कल भी जो कुछ हुआ बैसाखियों के सहारे पर हुआ। हमें लोगों ने खुद बताया कि हम नहीं आना चाहते थे। PTI के MNA से बताया टेलीफोन कॉलों पर आए। कोई MNA जो है जो इलेक्शन लड़ता है इस बजट के बाद अवाम को जाके क्या मुंह दिखाएगा? इत्तेहादी क्या मुंह दिखाएंगे? 25,000 रुपया फी घराना बोझ डाला गया कल इस मुल्क के अवाम पर। जो कुछ कल आपने देखा है ये सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो अवाम के नुमाइंदे नहीं, जो एक चोरी शुदा इलेक्शन नतीजे में अवाम में बैठे हैं। तर्जुमान वजारत ख़जाना मुज़म्मिल असलम का लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब। कहा, चिकन और डबल रोटी पर कोई टैक्स नहीं लगा। अगर IMF के पास जाना जुर्म है तो ये जुर्म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग 13 बार कर चुके हैं। हमने अपने इदारों को खुद मुख्तार किया, स्टेट बैंक को भी खुद मुख्तार किया। और ये सिर्फ हमने जुर्म नहीं किया, ये जुर्म ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून 1994 से कर चुकी हुई है। जो बड़े बड़े कारखानेदार, जो बड़े बड़े लोग कारोबार करते हैं, वैल्यू चेन, उसको टैक्स सिस्टम पे लेकर आए। किसने कह दिया कि मुर्गी पे टैक्स है? किसने कह दिया कि जो है आप चिकन लेने जाएंगे टैक्स है? किसने कह दिया डबल रोटी पे टैक्स है? फिर कहते हैं रात के अंधेरे में जो है बजट पास करा दिया। 2 हफ्ते 1.5 हफ्ते से असेंबलियों में इस पर बहस हो रही है। 2018 में हमारी हुकूमत आने से पहले मिफ्ता इस्माइल साहब IMF के पास गए थे लोन लेने के लिए। अगर खुदा न खास्ता इस तरह के लोग वापस हुकूमत में आ गए, कम से कम वो नोट छपवा के इसको जो है स्टेट बैंक को अपनी निजी कंपनी बना के, सियासी जमातों का निजी सेल बना के नहीं चला सकेंगे। हमें जो है इस मुल्क में टैक्स की शरह जो है 17, 18, 20% पे लेके जानी है। सिर्फ इस माली साल में ये हुकूमत 1300 अरब रुपए टैक्स महसूलात में इजाफा करेगी। ये 300 अरब रुपए के जो अगर टैक्सेस लगे हैं उसका 58.5% सूबों के पास जाएगा। कराची में ग्रीन लाइन पर सफर करने वालों का रश लग गया। नुमाइश स्टेशन पर मुसाफिरों की कतार है। यहाँ पर जगह कम पड़ गई है। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे रिजवान आलम से। जी रिजवान, इस कदर रश क्यों है आज? आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्रीन लाइन बस में और नुमाइश स्टेशन से जब हम इसमें बैठे हैं तो नुमाइश स्टेशन के ऊपर जो है वो तवील कतार थी और मेरा खुद का नंबर जो है वो 20 से 25 मिनट बाद आया। इतनी लंबी कतार थी कि स्टेशन पे जो है वो जगह कम पड़ गई थी। इंतजामिया ने कोशिश तो करी कि इसको रश को मैनेज किया जाए। उन्होंने खड़े होकर सफ़र करने वालों को ये ऑप्शन दिया कि वो लाइन से हट के जो है वो बस में चले जाएं। जो बैठ के सफ़र करने की ख्वाहिशमंद है उनको फिर वो इंतज़ार करने के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ रहा था। इसके साथ साथ हमने देखा कि बस तो अपने टाइम पे आ रही थी और हर 2 मिनट बाद जो है एक बस आके लग रही थी और मुसाफिर उसमें बैठ रहे थे। हमारे साथ एक मुसाफिर भी हैं, हम उनसे जानते हैं। तो यहाँ पे हमें तो ये ख्याल था कि यहाँ पे हमें सफ़र करे, आराम वाली सफ़र करे और सुकून वाली सफ़र करे। तो यहाँ हमें तो अजीब किस्म की मंजर लग रहा है ना। अच्छा, मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, इसमें बूढ़े अफराद भी बेचारे यहाँ पे खड़े हुए हैं। रश का आलम देखिए, गैर मामूली रश जो है वो ये देखा जा रहा है। पूरी बस इस वक्त भर चुकी है। सीट पे तो लोग हैं ही बैठे हुए, लेकिन सीट पे जितने लोग बैठे हुए उससे ज्यादा लोग खड़े हुए। बसें तो अच्छी मिली ही, अब साहिल भी अच्छा मिलेगा। कराची वालों के लिए बड़ी खबर, 670 अरब रुपए की भारी सरमायाकारी से कराची के साहिल अब डेवलप होंगे। चाइनीज कंपनी CRBC और KPT के माबैन मुआहदा तय पा गया। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी खालिद मंसूर ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुफ्तगू करते हुए क्या क्या खुशखबरियां सुनाई, सुनिए। Karachi, there is a good news. A project worth $3.8 billion US, and that project is Karachi Comprehensive Coastal Development Zone, KCCDZ, and the famous Machar colony. It is going to be totally transformed, and it is going to be replication of what we have done in Thar. And there is a joint venture which has been created between KPT and CRBC. That's a very big construction company of China. That's the company which made the Karakoram highway. So this project is under development phase, and once it is done, it is going to be a masterpiece for both for residential and commercial purposes.
हुकूमत ने गैर मुल्कियों के लिए मुस्तकिल रिहायशी स्कीम शुरू करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि गैर मुल्की अफराद सरमायाकारी करके मुस्तकिल रिहाइश हासिल कर सकते हैं। तो अहम मनसूबा देखने में आ रहा है, शुरू होने की बातचीत सुनाई दे रही है, नवीस सुनाई दे रही है। हुकूमत ने गैर मुल्कियों के लिए मुस्तकिल रिहायशी स्कीम शुरू करने का फैसला किया है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है कि गैर मुल्की अफराद सरमायाकारी करके मुस्तकिल रिहाइश हासिल कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा और आसपास ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा और उसके आसपास के इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इसकी शिद्दत रिकॉर्ड की गई है 5.6। दीर, मानसहरा, चित्राल, मलाकंड, यहाँ भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके, यहाँ से ये खबर रिपोर्ट हुई। पाकिस्तान इंसानी बहरान से बचने के लिए अफगान अवाम को हर मुमकिन मदद फराहम करता रहेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी इजलास में सियासी और अस्करी क़यादत ने वाज़ेह कर दिया है। वज़ीर आज़म ने तरबियती याफ्ता अफरादी क़ुव्वत अफ़गानिस्तान भेजने की हिदायत भी कर दी। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। पाकिस्तान ने जंगज़दा पड़ोसी मुल्क के अवाम को मुश्किल में तनहा ना छोड़ने का अज़्म दोहरा दिया। अफगानिस्तान से मुताल्लिक एपेक्स कमेटी की तीसरी बैठक में आलमी बरादरी को इसका फर्ज फिर याद दिलाया गया। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और दीगर शुरका ने अफगानिस्तान में बिगड़ते हुए इंसानी सूरत हाल पर सख्त तशवीश जाहिर की। कहा कि पाकिस्तान जरूरत के वक्त अफगानों को अकेला किसी सूरत नहीं छोड़ेगा। मुश्किल में घिरे मुल्क में मौशी तबाही को रोकना और कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ फौरी मदद से ही मुमकिन है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से अफगानिस्तान के लिए इमदाद की अपील का खैर मकदम किया। इजलास के शुरका से कहा कि अफगानिस्तान में इंसानी बहरान रोकने के लिए दोस्त ममालिक के साथ ताउन तलाश करें। मेडिकल, IT, फाइनेंस और अकाउंटिंग के शोबों में माहिर अफरादी क़ुव्वत अफगानिस्तान भेजने की हिदायत भी कर दी। एपेक्स कमेटी को अफगान आवाम के लिए 5 अरब रुपए मालियत की इंसानी इमदाद पर होने वाली पेशरफ से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि 50,000 मीट्रिक टन गंदम के अलावा दवाएं, पनागाहों के लिए सामान और दीगर अशिया भी अफगानिस्तान भिजवाई गई हैं। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन, एक दहशतगर्द हलाक और 2 को गिरफ्तार किया गया। बन्नू से भी खबर है, मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान खान, 2 खबरें, इनकी तफसील बताइए। जी बिल्कुल, शुमाली वजीरिस्तान का इलाका मीरान शाह है जहाँ पर ऑपरेशन किया गया और दहशतगर्द हलाक हुआ, जबकि 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके ठिकाने से असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। और इस वक्त भी दहशतगर्दों की तलाश के लिए बताया जा रहा है कि ऑपरेशन जारी है। दूसरी जानिब ये इतलात भी है कि दहशतगर्द की शनाख्त जो है वो जाहिद उर्फ कूची के नाम से हुई है और जाहिद उर्फ कूची कलदम TTP का सरगर्म रुकन और IED बनाने का माहिर था और तीनों दहशतगर्द मीरान शाह के मुकामी नहीं और तीनों को एक घर में पनाह दी गई थी और उसी इतलात की बुनियाद पर जो ऑपरेशन किया गया और उसमें ये कामयाबी हुई है। उस्मान, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ मुत्तहिदा अपोजिशन ने कल प्रेस क्लब पर एहतजाज की कॉल दे दी है। अली जैदी कहते हैं कि हमारा एहतजाज सिंध के हुक्मरानों की नींदें हराम कर देगा। सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ अपोजिशन ने भी मुत्तहिद होकर मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है। भरपूर एहतजाज के लिए PTI की 16 खवातीन अरकान कौमी असम्बली वफाकी वजीर अली जैदी के हमरा इस्लामाबाद से कराची पहुँच गयी। वफाकी वजीर कहते हैं अवाम के हकूक पर माफिया को कब्जा नहीं करने देंगे। हमारा एहतजाज सिंध के नाअहल हुक्मरानों की नींदें हराम कर देगा। सब मिलके एहतजाज कर रहे हैं। मैं कराची के शहरियों से, एक एक शहरी से मैं अपील करता हूँ कि आप इस एहतजाज का हिस्सा बने ताकि हम बता सके आसिफ जरदारी की माफिया को कि हम इस कानून को नहीं मानते। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए MKM के रहनुमा मोहम्मद हुसैन ने जमात इस्लामी के एहतजाज की हिमायत करते हुए कहा, हमारा एहतजाज हुक्मरानों को सोचने पर मजबूर कर देगा। उनके लिए ये राह मुतय्यन करेगा कल का इजलास, कल का ये एहतजाज के सिंध के अवाम जो निज़ाम चाहते हैं, बाइख्तियार निज़ाम चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर बिलाल गफ्फार की ज़ेर सदारत इजलास में एहतजाज कामयाब बनाने के लिए हिकमत अमली पर गौर भी किया गया। कराची में लूट मार के दौरान मुज़ाहमत पर गुलशन मेमार में फायरिंग से एक शख्स जा बहक और एक जख्मी हो गया। इस वाक़े की वीडियो भी अब सामने आ गई है। गुलशन मेमार में मुसल्लह मुल्ज़िमान पेट्रोल पंप पर लूट मार कर रहे थे कि डकैती मुज़ाहमत पर मुल्ज़िमान की फायरिंग से सुल्तान नामी शहरी जान से गया, जबकि एक शख्स जख्मी हुआ। मुल्ज़िमान वारदात के बाद बाआसानी फरार हो गए।
कराची के इलाके लाइन्स एरिया से गिरफ्तार कालादम तंजीम के गिरफ्तार दहशत गर्द के अहम इंकशाफात सामने आ गए हैं। गिरफ्तार मुलजिम ने इंकशाफ किया है कि कोर कमांडर हमले में जख्मी कासिम तूरी का इलाज भी उसी दहशत गर्द ने किया था। तफसीलात जानते हैं, चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमर रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमर, मुलजिम ने क्या इंकशाफात किए हैं, बताइए। जी बिल्कुल, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से सैयद काशिफ अली की गिरफ्तारी आज जाहिर की गई थी। इससे दौरान इंटरोगेशन जो है वो अहम इंकशाफात सामने आए हैं। सैयद काशिफ अली का कहना है कि साल 2004 में ये शाह फैसल कॉलोनी में क्लिनिक में कंपाउंडर हुआ करता था और इसी दौरान साल 2004 में जब कोर कमांडर कराची पर हमला किया गया तो उसमें एक दहशतगर्द था कासिम तूरी, जो उसमें जख्मी हुआ था। कई रोज तक क्योंकि शख्स कंपाउंडर था तो कई रोज तक कासिम तूरी का इलाज जो है ये करता रहा और उसके बाद जब कानून नाफिज करने वाले इदारों को इसका इल्म हुआ तो इसने पंजाब में ये रूपोश हो गया। इसके लिए पंजाब में कई जगह जो है वो रेड्स भी कंडक्ट की गई। सैयद काशिफ अली जो दहशतगर्द है, इसका ये कहना है कि इसने पंजाब से एक जाली शनाख्ती कार्ड भी बना रखा था। 3 सालों से ये पंजाब में परचून की दुकानों पर सप्लाई का काम कर रहा था। खास तौर पर कराची में ये स्लीपर सेल्स को फाल करने के लिए आया था जब इसकी गिरफ्तारी अमल में आई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अमर। साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी का कहना है कि PSL की इफ्तिताही तकरीब पर पैसे खर्च ना करने का फैसला अच्छा है। तकरीब पर जो पैसे खर्च होने हैं वो खिलाड़ियों और खेल की बेहतरी पर लगाने चाहिए। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा थोड़ी चीजें स्ट्रिक्ट करेंगे। कोरोना को हवा में तो नहीं रोक सकते, इतनी सिक्योरिटी तो नहीं हो सकती, लेकिन यह है कि जरूरत भी है। सवेरा असल चीज ये है कि जरूरत है। कोशिश होगी PCB की कि कामयाब तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया जाए, अच्छी तरह खत्म हो जाए, प्लेयर सिक्योर हो, तो अपनी PCB अपनी पूरी कोशिश करेगा। लास्ट टाइम जो थोड़ी बहुत गलतियां हुई हैं वो इस बार कोशिश करेंगे कि बिल्कुल भी गलतियां ना हो। मैं नहीं समझता कि PSL जो है वो ओपनिंग सेरेमनी से कोई बहुत ज्यादा हाइप पकड़ेगी। PSL खुद एक ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है। मैं खुद कहता हूँ कि फजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। जो पैसे आप उन पे लगाते हैं वही पैसे क्रिकेट की बेहतरी पे लगा दें। जो लड़के जो प्लेयर्स हैं, जो आपका प्रोडक्ट है, उन पे पैसे लगाएं। साबिक कप्तान राशिद लतीफ का कहना है 4 मुल्की सीरीज की सोच अच्छी है लेकिन ये नामुमकिन लगता है क्योंकि भारत बाहमी सीरीज नहीं खेलता। उन्होंने मशवरा दिया कि अगर भारत नहीं खेले तो न्यूजीलैंड को शामिल कर लिया जाए। अच्छी है, इम्प्लीमेंट होना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इंडिया हमसे नहीं खेलता, बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेलता और सिर्फ ICC के इवेंट खेलता है और ये पाकिस्तान की अगर 4 नेशन के इवेंट होगा तो में भी मुश्किल होगा। सेकंड ऑप्शन ये है कि न्यूजीलैंड को अगर लिया जाए और विंडो अगर खुले कोई क्रिकेट की, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। बिग बैश भी हो रही है, कैरिबियन लीग भी हो रही है, PSL भी हो रही है, IPL भी चल रही है, श्रीलंकन लीग भी, और भी बायलैटरल सीरीज़ चल रही है, ऐसी चल रही है, इंडिया साउथ अफ्रीका में टाइम नहीं है। इसी के साथ ही वक्त हो गया है ब्रेक का, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।